नमस्कार द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बीच अब ईरान के तेल भंडार और ऊर्जा ढांचे को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने तेहरान में स्थित तेल भंडारण केंद्रों और ईंधन डिपो पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इन हमलों में करीब 30 फ्यूल टैंक और कई तेल डिपो तबाह कर दिए गए। इसके बाद राजधानी तेहरान के आसमान में आग और धुएं के बड़े गुबार दिखाई दिए। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह हार मान ले और युद्ध जारी रखने की स्थिति में न रहे। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। हालांकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी जहाज फारसी खाड़ी में दाखिल होते हैं तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। इसके साथ ही खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर युद्ध अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को चुनौती देता नजर आ रहा है। इस पे चर्चा भी करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन सब बातों को समझेंगे। दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेरा डॉक्टर मोहम्मद अली शाह है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अहलावत, फॉरेन एक्सपर्ट। सर बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए और समय साझा करने के लिए। तो शुरुआत में डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी से करूंगा। सर, अब युद्ध को आप किस ओर जाते देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। हमले चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमले हों, पर उन सबके जी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए। जी देखिए, कोई नहीं कह सकता अभी कि कितना लंबा और चलेगा। ठीक है, किसी को नहीं पता। वैसे ये तब तक चलेगा जब तक ईरान के पास लड़ने की क्षमता होगी। जी सर। और ईरान हार नहीं मानने वाला है। अभी अभी वो और लंबा चलाएगा। और ईरान की मंशा ये होगी, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, कि इस युद्ध को और लंबा चलाएं, क्योंकि जितना लंबा ये चलेगा उतना ईरान को फायदा होगा। इन द सेंस कि ईरान के पास जो जो मिसाइल्स का जखीरा है, 10,000 से ऊपर उनके पास स्टॉक पाइल बताए जाते हैं। तो वो धीमे धीमे कर कर खर्च करेगा अपना मिसाइल। अमेरिका के मिसाइल डाइवर्ट हो चुके हैं पूरे यूक्रेन की तरफ को ऑलरेडी। तो अमेरिका इसके अंदर, और अगर अमेरिका ने गलती कर दी कि बूट ऑन ग्राउंड डालने की, ये जी। अमेरिका की और बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि फिर उनके बॉडी बैग्स जाएंगे। और बॉडी बैग्स गए तो वहां पे भी ऑपोजिशन है तो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता पलट हो जाएगी बिल्कुल। तो सत्ता बदल सकती है, इस लोग कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान की नहीं, अमेरिका की। अगर ऐसा हुआ तो ईरान जो है पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। उसको पता है ये बात कि बर्बाद होने वाला, उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, ना अमेरिका से, इसराइल से। केवल जोश, जज्बा, हौसला है। और बहुत में काबिल तारीफ है ये बात। लेकिन देखिए, सैन्य ताकत वाइज इट स्टैंड्स नोवेयर। लेकिन उसको मालूम है कि वो फना होने वाला है। अगर वो फना हो जाएगा तो साथ में इनको लेकर जाएगा। अबाउट अमेरिका, अमेरिका ने देखिए 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था इनके। तो इनको सैनिक की ताकत, तो सैनिकों को बहुत नुकसान हुआ। तकरीबन 3-4 साल सोचने के बाद 1945 में अमेरिका ने वापस एक पलटवार किया जापान के ऊपर। हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग करी। परमाणु हथियार तब इस्तेमाल हुए थे। और तब टोक्यो पे बॉम्बिंग नहीं करी। क्यों? इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको मालूम है वहां पर लीडरशिप है उनकी, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पर, राजधानी है, कोई तो होगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन करने के लिए। तो अमेरिका ये बेवकूफी नहीं करता है कि टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर ले। यहाँ पर 24 घंटे में ही सफाया हो गया टॉप लीडरशिप का। खुमैनी साहब को मार दिया, उनके डिफेंस मिनिस्टर को, उनके कमांडर इन चीफ ऑफ आईआरजीसी, टॉप लीडरशिप उनकी खत्म हो गई। तो क्या ये अमेरिका का आइडिया था, जो अमेरिका पहले, अब जैसे आपको मैंने बताया, नहीं, मुझे लगता है कि ये इजराइल का आइडिया था। इजराइल दुश्मनी निकाल रहा है ईरान के ऊपर और घसीट कर लाया है अमेरिका को। अमेरिका ड्रैग्ड इट्स फीट बेसिकली। अब ये है कि ईरान के इजराइल क्या अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, जिसके पास 90 to 400 वॉरहेड्स माने जाते हैं। F-15, F-16 फाइटर प्लेन से बेसिकली ये डिलीवर हुए हैं। और डॉल्फिन क्लास सबमरीन से लॉन्च होकर
क्रूज मिसाइल से लेके, जेरिको सीरीज से लेके, मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर, वो उनका जो डिलीवरेबल्स था 1966 और 1967, ये पीरियड, ये दौर ऐसा था जहां पर ईरान के, ये इजराइल के पहले डिलीवरेबल न्यूक्लियर हथियार आए थे। और उसके बाद ये छठा देश हुआ 9 देशों में से जिसके पास न्यूक्लियर हथियार की एक शक्ति बन गई। लेकिन इजराइल ने कभी ये मेंटेन करा है कि वो न्यूक्लियर शक्ति है, उसके पास है या नहीं है। वो डिलीवरेबली, वो एम्बिग्यूटी में उन्होंने रखा है। अब ये जंग किस मोड़ तक जा रहा है? देखिए, चीन ने भी संदेशा दिया है कि इस पे जल्द से जल्द एक विराम लगाया जाए, दोनों पक्ष आपस में आके बात करें। बहुत लोग कहेंगे कि ये चीन की मेच्योरिटी है। मेच्योरिटी तो है ही है, इसमें अच्छी बात है, लेकिन एट द मोस्ट चीन को भी बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जितना भी तेल है वो चीन तेल लेती है या तो वेनेजुएला से, ईरान से, और 47% रूस से। तो चीन को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तो अगवा कर दिया था 2 महीने पहले की बात है, और इलाज वहां पे कर दिया। ईरान का इलाज अभी हो रहा है, रूस बचा, रूस का भी की बारी भी आएगी, रूस को बढ़ा दिया यूक्रेन से। तो चीन को अल्टीमेटली फर्क, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें चीन की, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि अपने आप को एनर्जी पैदा करे, तो बाहर से निर्भर है। दूसरी बात, ईरान के अंदर एक भूकंप आया था कल सुबह को, बहुत लोगों का ऐसा माना था कि क्या परमाणु टेस्टिंग हो रही है ईरान के अंदर। देखिए, ईरान जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक बोल की तरह है, उसके आसपास फोर्टिफाइड है, उसके पहाड़ियां हैं, चट्टाने हैं, तो वो ऐसा है कि वहां पे अक्सर भूकंप आते हैं, चाहे अजरबैजान हो चाहे तुर्की हो, वहां अक्सर होता हुआ है ऐसा। तो ये मानना कि भूकंप की न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है कि नहीं, ये भी पता भी नहीं। 50% इट कैन बी नेचुरल, 50% इट कैन बी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है। अब क्या है, हिंदुस्तान को कैसा फर्क पड़ेगा? जी। कि हिंदुस्तान का भी 40% कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वहां से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब अगर ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे कि IRGC ने कहा था कि वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो उससे हिंदुस्तान को फर्क पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। ऑल्टरनेटिव रास्ता है जो बहुत लंबा है, जो अफ्रीका पे होके, केप ऑफ गुड होप पे होके, यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, टाइम ऑफ डिलीवरी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ेंगे। तो इसमें बहुत, अब रिसेशन में देख लिया हमने, जब इंडोर पूरा ऑनलाइन था, इंडोर था, कैसे इकोनॉमी पे फर्क पड़ा था। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। ऐसे बहुत कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ पे आदरणीय विदेश मामले की जानकार है, मैं चाहूंगा कि जी। अब वो दें। जी, शुक्रिया। जी, बिल्कुल, मैं रुक करता हूँ दोबारा आपका। डॉक्टर अभिषेक सर, जिस तरह बातें रखी गई हैं मेजर सर द्वारा, मतलब किस तरह आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, और उसके साथ मैं जोड़ लेता हूँ कि ट्रंप द्वारा ईरान को सरेंडर की मांग करना का कूटनीतिक मतलब इसका निकलता है। क्या ये युद्ध मिडिल ईस्ट में कोई कुछ नए गठबंधन की संभावना रखता है? सर्वप्रथम साहिल जी, आपको, हमारे एस्टीम गेस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान से हमें बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज वी कंसिडर इट एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट। जो करंट उसकी पोजीशन है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से बहुत पहले से जुड़े हुए रहे हैं। फारस की सभ्यता और हमारी सभ्यता में बहुत सिमिलरिटीज रही हैं। इस वजह से हम उन लोगों के प्रति बड़ा एक सद्भावना रखते हैं, और हम नहीं चाहते कि उनको इतना ज्यादा नुकसान एक युद्ध की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड युद्ध की वजह से हो। परंतु आज जो स्थिति ये बन रही है कि जैसा कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि लगभग 6 महीने हम करंट स्टेट में ही गोलाबारी और जवाबदेही ऑपरेशंस कंटिन्यू रख सकते हैं। मतलब उन्होंने ये तो कह दिया कि 6 महीने से पहले तो हम घुटने टेकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप अपनी देखिए पोजीशन। अब जो सर ने बात कही कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो हमारे लिए ही नहीं, चाइना के लिए भी, सिंगापुर, जापान, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से उनके भी तेल की लगभग 40% से ज्यादा आपूर्ति, हमारे से ज्यादा आपूर्ति, लगभग सिंगापुर और जापान वगैरह की बात करें तो उनकी तो उससे भी ज्यादा आपूर्ति इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही ऑयल की आती है। भारत ने ऑफसेट कर दिया था, रशिया से हमने कुछ लेना शुरू कर दिया था, और फिलहाल हमारी स्थिति यह है कि वी हैव 74 डेज ऑफ रिजर्व विद अस, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस समय भारत के पास अच्छा खासा है। अमेरिका ने ये हमें टोंट कर रहे हैं, अमेरिकन हमारे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में उन्हें बड़ा इंटरेस्ट है, इस गवर्नमेंट से उन्हें कोई प्यार नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट वांट स्टेबिलिटी इन इंडिया।
तो वो कह रहे हैं कि हमने 30 दिन की इनको परमिशन दे दी है कि रशिया से खरीदते रहिए। तो जनाब हकीकत ये है कि भारत की रिफाइनरियों से कच्चा तेल, जो क्रूड ऑयल आता है रशिया से, वो भारत रिफाइन करके उसी से इनके ये जो यूरोपियंस हैं इनको बेच रहा है, इनडायरेक्टली काउंट कर रहा है। हकीकत यह है कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना कभी छोड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर हमने बंद कर दिया ऑयल लेना शुरुआत में, अगर हमने ऑयल लेना बंद कर दिया तो हमारी तो जरूरतें फिर भी पूरी हो जाएंगी अपने आस पड़ोस से। यूरोप की कैसे पूरी होगी, क्योंकि यूरोप तो पूरी की पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट पे डिपेंड करता है। रशिया से जो उनका सेकेंडरी सोर्स था पावर का, गैस का, वो उन्होंने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो बंद कर रखा है। उनके पास ले दे के एक ही ऑप्शन बच जाएगा, अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से वो डिपेंड हो जाएंगे। और अमेरिका कितना डिपेंडेबल है वो हमने रिसेंटली ट्रंप साहब के जो बयानात आए, ट्रंप साहब ने जिस तरीके से सीधे सीधे एक नेटो कंट्री के जमीन को कब्जाने की बात कही, इवन कनाडा जैसे बड़ा देश जिसके जो बहुत मतलब एक तरीके से अमेरिका का छोटा भाई की जैसे उसने हमेशा बिहेव किया है, उसको भी ये हद तक धमकी दी कि हम तुम्हें अमेरिका का एक नया स्टेट बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका डिपेंडेबल नहीं है। ये युद्ध में सबसे ज्यादा क्रिटिकल वॉइस होगी यूरोपियंस की। आप सुनना अभी आपने शुरू कर दिया होगा, कीट स्टार्मर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यू टर्न ले लिया है। वो अब अमेरिका का फेवर नहीं ले रहे, कम से कम अपने भाषणों में तो फेवर नहीं ले रहे। स्पेन ने तो खुल के विरोध शुरू कर दिया है, फ्रांस भी खुश नहीं है, और मैं आपको गारंटीड बताता हूं जर्मनी में भी जो वहां के लीडरान हैं वो खुश नहीं है इस युद्ध से, क्योंकि सबसे बड़ा ज्यादा एनर्जी की जो उनके पास जितने भी इंपोर्ट्स आते हैं उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एनर्जी नहीं सारी चीजें लगभग। अगर इंडियन ओशन का ये वाला हिस्सा इसी तरीके से वोलेटाइल बना रहेगा तो यूरोपियंस के पास सिवाय अमेरिका से सामान लेने के और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो उनके यहां से सबसे ज्यादा चीखे आप सुनेंगे। ये युद्ध अगर लंबा चलता है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान का होगा। सबसे बड़ा इसमें जो नुकसान होगा वो यूरोपियन यूनियन का होगा, सेकंड नंबर पे यूएस का होगा, और ये जो चाइना का जो एंगल हम इसमें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूएस का जो मेन प्राइमरी एनिमी है इस समय, अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में ध्यान करें तो वो चाइना है। वो सेकंड वर्ल्ड विश्व शक्ति बन चुका है। आज की तारीख में नेवल फ्लीट की बात करें तो वो अमेरिका से ज्यादा वेसल्स कैरी कर रही है चाइनीज नेवी। तो चाइना हैज कम, पर ये ईरान जो, जैसा कि सर ने भी बताया डॉक्टर साहब ने, कि ईरान से सबसे ज्यादा तेल चाइना ही खरीदता था जी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी की जो खपत आज किसी देश में हो रही है वो चाइना में हो रही है। तो चाइना को ये डैमेज करना चाहते हैं, पर चाइना के पास रशिया है, रशिया से वो ऑयल खरीद ही रहे, वो तो उनके तो बॉर्डर्स मिले हुए हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर अमेरिका ने ये सब जो किया है, प्राइमरी उसके एनिमी चाइना के एक अलाय को पूरी तरीके से उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है, और इजराइल इससे बहुत खुश होगा। जी ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा सर आपका, मैं रुक करूंगा मेजर सर का। अच्छा सर, मैं एक चीज को समझूंगा कि इस युद्ध के अंदर अब अमेरिका का जो स्टैंड है वो आप किस तरह से देख रहे हैं। हमने देखा है कि रजीम चेंज की बात तो की जाती है, पर रजीम चेंज अमेरिका ने बहुत जगह करवाया भी है। और जब बात आती है वेनेजुला की या अफगानिस्तान की, तो लाखों बम गिराए गए, तकरीबन वेनेजुला पे 75 लाख बम गिराए गए थे, उसके बाद ही अमेरिका को वहां से भागना पड़ा था। और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे भी तकरीबन 2 लाख बम गिराए गए थे। तो इन सब चीजों को आप किस तरह देखते हैं कि इस युद्ध में अब अमेरिका का स्टैंड किस तरह, क्या वो डिफेंसिव होता हुआ नजर आ रहा है इस युद्ध के अंदर? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। देखिए, अमेरिका ने अब तक 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन करा है और अनगिनत मुल्कों की सत्ता पलटी है। आपको कुछ चंद एग्जाम्पल दिखाऊंगा, कुछ चंद एक बस। 1953 में इन्होंने ईरान की भी सत्ता पलटी थी, और जब शाह ऑफ ईरान को और पावर में लाने की, एक साल के बाद इन्होंने ग्वाटेमाला में की, इन्होंने क्यूबा में करी, इन्होंने 1973 में चिली में करी, इन्होंने 2001 में अफगानिस्तान जब तालिबान जो अनपॉपुलर हो गया था खैर उसकी करी, 2003 में इन्होंने इन्वेट किया इराक 3 हफ्ते में, और इन्होंने बेसिकली 10 साल के बाद उन्होंने फिर वही किया, कर्नल गद्दाफी के साथ वही किया लीबिया में। बेसिकली अब ये वेनेजुला का देख लीजिए आप, ईरान के सुप्रीमो को असैसिनेट किया। तो अमेरिका की ये मंशा रह चुकी है, ये आदत रह चुकी है कि वो करता है, दादागिरी करता है, और किसी के आज तक किसी ने नहीं कहा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, हम साथ नहीं देंगे। लेकिन देखिए, कुछ परमानेंट चीजें नहीं होती हैं।
नथिंग लास्ट फॉर एवर, अल्टीमेटली सबका अंत होता है। तो मैं ऐसे देख रहा हूं कि अमेरिका का जो अमेरिकन एम्पायर जो थी का जो उन्होंने बेस बना रखे थे, अपने मिलिट्री बेस कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, जगह जगहों पे, मिडिल ईस्ट में, दुनिया भर में, यहाँ से वहां पे पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट, इसका इनका इन्फ्लुएंस दबदबा मैं खत्म होते हुए देख रहा हूँ अल्टीमेट धीरे धीरे करके। और जैसे कि मैं विदेश मामलों के जानकार ने बहुत दुरुस्त सही तरीके से बताया कि अमेरिका और चीन दोनों की ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी क्या होती है? जो कि समुद्र तट से बाहर जाती है, जो इट कैन गो बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। हिंदुस्तान की नेवी ब्लू वाटर नेवी है, वो नहीं है अभी, मगर बनने की राह पे है और बहुत जल्दी बन जाएगी। श्रीलंका, ये बांग्लादेश की, पाकिस्तान की ब्राउन वाटर नेवी है। दो तरह की किस्म की नेवी होती है, ब्राउन वाटर और ब्लू वाटर। वो नाम से सजेस्ट होता है। ब्राउन वाटर यानी कि मडी वाटर, अपने समुद्र तट के करीब। ब्लू वाटर मतलब गहरे पानी, दूर दराज इलाकों में। तो चीन की नेवी अमेरिकन नेवी से ज्यादा अभी ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि पावरफुल हो चुकी है, बल्कि मैं ये कहूंगा, और ये बात दुनिया को माननी पड़ेगी कि भाई ये चाहे हमें पसंद आए चीन के नहीं है, अब अमेरिका ये बात समझ चुका था कि चीन जो है उससे खतरा है, इनको रूस से खतरा नहीं है। इसलिए धीरे धीरे करके वेनेजुला को चोक किया, धीरे करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक करने की कोशिश करी, धीरे धीरे करके फिर रूस पे भी जाएंगे, ताकि इनडायरेक्टली इसका असर होगा चीन के ऊपर। अमेरिका को क्या करना पड़ेगा? अमेरिका ने कहा कि वो बहुत प्राउड है, घमंड है उसको। अब देखिए, कहते हैं ना, जब घमंडी इंसान होता है वो अल्टीमेटली धूल चाटता है, फिर घमंड होने से अच्छा नहीं है। आपने खुद देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति, वेनेजुला की एक सोन राष्ट्र के राष्ट्रपति, जब उनके व्हाइट हाउस में गए, किस तरीके से सलूक किया, बदतमीजी से सलूक किया बेसिकली। अपने आपको कुछ ज्यादा एरोगेंट समझते हैं, कुछ बयानबाजी कुछ ज्यादा ही करते हैं। कल उन्होंने बोला कि ईरान पे सबसे बड़ा हमला होने वाला है आज रात को, कल का बयान है ये। सबसे बड़ा हमला तो ऑलरेडी हो चुका है ईरान के ऊपर। बिल्कुल। और तो वो क्या न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं कि परमाणु की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियर टेस्टिंग तो अमेरिका ने लास्ट की थी 23 सितंबर 1992 में। तब अमेरिका ने लास्ट परमाणु, और जितने परमाणु टेस्टिंग अमेरिका ने की है दुनिया भर में किसी राष्ट्र ने नहीं करी। जो हम 9 राष्ट्रों की बात करते हैं ना, जो परमाणु ताकतें हैं, अमेरिका बेसिकली ये एक बहुत ही अब दलदल में फंस चुका है। ये सोचिए कि ईरान छोटा मुल्क है, ये क्या जवाब देगा? बट दे से नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अपने दुश्मन को कभी भी कम नहीं भापना चाहिए, और ये गलती अमेरिका ने करी है। जी, ठीक है, दोबारा रुकूंगा मैं। डॉक्टर अभिषेक सर, हमने देखा कि हमास एक छोटा सी जगह कितना समय बीत गया उसको भी खाली कराने में, वहां पे भी तबाही मचाने के लिए। तो ईरान तो काफी बड़ा है, तो किस सोच के साथ ये चले हैं आगे? और ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देखिए, अमेरिकियों का प्लान बहुत सिंपल था। अमेरिका और इजराइल का प्लान बहुत सिंपल था। उन्होंने सोचा था कि हम टॉप लीडरशिप खत्म कर देंगे, जो बाकी बचेंगे हम उन्हें 1-2 दिन में इतना डरा देंगे कि वो अपने आप हमें सरेंडर ऑफर करेंगे, पीस ऑफरिंग फेवर ऑफर करेंगे। और पाकिस्तान, मतलब ये यूएस की ये सोच थी कि हमें तो ऑयल से इंटरेस्ट है, वो ऑफशोर कोई कंपनी वगैरह को वहां के ऑयल को पे कब्जा करवा देते। बाकी जो भी बाद में बचती वहां पे इदारे, वो कैसे भी ईरान को चलाते, उससे अमेरिका को कोई लेना देना नहीं था। अमेरिका की तो सीधी सीधी यही सोच थी। परंतु इजराइल की सोच इससे अलग है, क्योंकि इजराइल को जो 7 सितंबर 2003 में जो इन्होंने हमला किया हमास वालों ने, और देखिए हमास की अपने आप में कोई औकात नहीं है। ईरान के बिना अब्दुल्ला और ये जो हमास है, ये कुछ भी चीज नहीं है। हुतीज है, ये कुछ भी नहीं है। ये केवल ईरानी पैसे की वजह से ये लोग अपना वजूद में हैं। अगर ईरान की यस ना होती तो 1200 इनोसेंट इजरायली लोग उस दिन इतनी बर्बरता से ना मारे जाते। तो इजरायलियों को पहले उन्होंने बहुत कोशिश करी कि पीस हो जाए, परंतु अब उन्होंने ये मान लिया, अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, आपको याद होगा, वो फेल हो गए। तो इन्होंने अब ये मान लिया है कि हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ये हमास नहीं है, ईरान है, कि जब तक ईरान रहेगा ये हमास मरेगा नहीं। तो इसलिए दे वांट द एब्सोल्यूट रिजीम चेंज इन द ईरान। ये लंबा चलेगा, ये 100% लंबा चलेगा, क्योंकि ईरान ने जो अपने ये जब उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हुई तो उनके यहाँ एक जो उन्होंने युद्ध लड़ने की नीति सोची है, उन्होंने टोटल डिसमेंटल कर दी है।
और जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है 33 पार्ट्स में ईरान को उन्होंने डिवाइड कर दिया है अपने इदारों को, जिसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो भी चीज इकट्ठा हो जाती है और उसको जहां भी टारगेट मिल रहा है वो वहां पे हमला कर रहे हैं। आप आज ही क्या देख लीजिए, गल्फ कंट्रीज के ऊपर इतने भयंकर हमले हुए हैं। यूएई से खबर आ रही थी, एक मेरा पाकिस्तानी फ्रेंड है वो बहुत रो रहा था, एक पाकिस्तानी मर गया है यूएई में मिसाइल की डिब्रीज से। ईरान ने पूरी की पूरी तरीके से ये कह दिया है अपने पड़ोसियों को कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, कि या तो अपने इस बॉस से कहो कि हम पे हमला करना बंद करे। ये ठीक है अभी सर। ये लगा जी ठीक है सर, मैं रुक करूँगा दोबारा आपका, मैं रुक करना चाहूँगा मेजर सर का। अच्छा सर, एक चीज़ को और समझेंगे कि अभी हाल ही में अभी कुछ घंटे पहले एक बयान सामने आया था कि अमेरिका और इजराइल जो है वो संयुक्त रूप से जो ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स जो हैं वहां पर कब्जा करने की सोच रहा है, तो क्या ये मुमकिन है? देखिए, इजराइल एक मुल्क है जिन्होंने साइन नहीं किया था ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि यूएन जनरल असेंबली ने उन पे बहुत दबाव डालने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी इसराइल ने इसको साइन नहीं किया था। और इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कोलैटरल डैमेज से। इसराइल ने दिखा दिया, नेतन्याहू ने दिखा दिया, गाजा पट्टी में जब हजारों की तादाद पे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, निहत्ते, मासूम, मजलूम मारे जा रहे थे तड़प तड़प के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तबातोड़ हमले कर रहा था, और जितनी वो सत्ता को और खींचता, जितनी वो जंग को और खींचता, उनकी सत्ता उतनी और बढ़ती, क्योंकि नेतन्याहू पे बहुत सीरियस करप्शन चार्जेस थे। अब वो अगर हटते सत्ता थे तो मतलब उनको या तो जेल हो जाती या तो कोई उनको सीरियस पनिशमेंट मिल जाती। तो अपनी सत्ता को लंबा बचाने के लिए उन्होंने गाजा पट्टी का खात्मा कर दिया, बर्बाद कर दिया बिल्कुल। अब पड़ गए पीछे ईरान। चलो आज तो नया जंग शुरू करते हैं ईरान के साथ। ईरान के साथ जंग शुरू कर दिया। अब क्या ये मुमकिन है? अमेरिका का कहना है कि 3 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की अमेरिका ने पिछले साल ही बर्बाद कर चुकी थी। यानी कि इट्स प्रूव्ड, टाइम ने प्रूव किया, बयानबाजी थी बेसिकली, या तो बर्बाद नहीं की थी आपने। अगर आपने उस टाइम बर्बाद कर दी थी तो ईरान ने इतना जल्दी, इतने इफेक्टिव, इतने एफिशिएंट है वो कि उन्होंने फटाफट वो न्यूक्लियर साइट वापस बना दी आपके नजरों के सामने, और आपने खड़ी कर दी। या तो आपने बर्बाद करी ही नहीं थी, अब आप बोल रहे हो अब करेंगे, उन पे कब्जा करोगे। तो बेसिकली देखिए, ईरानी जो है ना, ये हार नहीं मानने वाले हैं। ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, और वो समझ गए हैं। उनके पास चारा क्या था, ऑप्शन क्या था? वो मेज पे आ गए थे बात करने के लिए। फरवरी 17 में अमेरिका और इजराइल की मुलाकात भी हुई थी, जी और बिल्कुल सर। बोला ये शुरुआत अच्छी हुई है, इसको और आगे बरकरार ले जाएं। आगे बरकरार कर रहे थे, तब यहाँ पे ये हमला हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। उस दौरान 18 फरवरी को ईरान की तरफ से IRIS देना आता है, हमारे न्योते पे आता है ईरान से। जंग शुरू नहीं हुई थी तब। और 20 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति को भी सलामी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को भी, बड़े अच्छे चीफ आर्मी स्टाफ हैं नेवी के, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वहाँ सलामी दी। उसके बाद फिर जब वो जाने लगता है, बाद में जंग शुरू हो गई, इतने बीच में जंग शुरू हो गई। अब अंतरराष्ट्रीय पानी के अंदर था वो हिंदुस्तान के तट पे नहीं था, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी के एरिया वाटर में नहीं था, श्रीलंका के पास में था। वहां पर आके अमेरिकन सबमरीन इनको वो गिरा देती है। और इंटरनेशनल कानून जो वाटर के तहत, जेनेवा कन्वेंशन के तहत, जब 2 जहाज होते हैं ना आमने सामने, एक दुश्मन का जहाज होता है, तो पहले वार्निंग दी जाती है और फिर जहाज पे को बर्बाद करते हैं। और जब बर्बाद हो जाता है जहाज, तो भला ही दुश्मन का जहाज हो, जी वो सर। रेस्क्यू करता है। अगर डिस्ट्रेस कॉल आती है, तो डिस्ट्रेस कॉल आने पे कोई सा भी जहाज जो आसपास हो, नेवी आपको रेस्क्यू करेगी, ह्यूमन बींग्स को, सैनिकों को, सेलर्स को। और जो हार्डवेयर होता है, जो शिप होती है, वो डूब सकती है, कोई बात नहीं। यहां पर सबमरीन ने उनको मारा और वहां से भाग गई उसके बाद फिर। तो बेसिकली इसलिए क्योंकि सबमरीन डिटेक्ट हो जाती है। अगर सबमरीन डिटेक्ट हो जाती तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है अब तक कोई डेवलप सबमरीन के पास दुनिया भर में, कि हवाई हमले को रोक पाए। अगर डिटेक्ट हो गई तो बस वो सिटिंग डक है, वो 100% निशाना बन जाएगी। तो सबमरीन भाग गई। श्रीलंका ने पहले रिएक्ट किया, 32 सेलर्स गए अस्पताल में भर्ती है, बाकी मिसिंग है। मिसिंग मतलब समुद्री तट पे हम क्या समझेंगे, डूब ही गए होंगे और क्या। तो अब इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी आई कि भाई क्या हुआ, क्या क्या हिंदुस्तान की नौसेना के ऊपर सवाल उठे। देखिए,
वो इंटरनेशनल वाटर्स में थी, और इंटरनेशनल वाटर्स के तहत कोई भी अगर वो जंग पे हो तो आप हमला कर सकते हैं। अनएथिकल हुआ मानता हूं, लेकिन कानूनी तौर पर इट्स अलाउड कि अगर आप कहीं पे भी, दुनिया कहीं भी इंटरनेशनल वाटर पे आप हमला कर सकते हैं। थोड़ा अनएथिकल लगा मुझे, बहुत खराब लगा इसके बारे में, मुझे यही तौर पे तो बहुत फील हुआ क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। अतिथि देवो भव, जी हम सर। हमेशा हम अपने मेहमान को सबसे स्वर पे रखते हैं, हम सबसे ऊपर रखते हैं। अब ईरान तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे पे, तो इंडिया वैसे भी अफेक्टेड है, उसके ऊपर भी इंडिया वैसे ही अफेक्टेड है तेल के ऊपर। उसके ऊपर से राजनीति अलग हो गई, उस लोग राजनीति पे उतर आए कि भाई ये इसने वो नहीं, ये नहीं। हम वैसे ही परेशान है भैया, दुनिया वैसे ही परेशान है, आप फिर कैसे ये। अब देखिए, अब एक सवाल और अहम पैदा होता है, क्या ये विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है ये जो। देखिए, जो 1914 से लेकर 1918 पहला विश्व युद्ध जो लड़ा, एक असैसिनेशन से शुरू हुआ था वो, और बाकी देश उसके अंदर आते गए। अमेरिका ने कहा हम इस युद्ध में नहीं आएंगे। जब अमेरिका के 3 समुद्री जहाज जो ब्रिटेन को सराउंड कर रखे थे, उनको उनकी हिफाजत करने के लिए, तब जाके अमेरिका इस जंग के अंदर कूद पड़ी। जी। विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 में लड़ा गया था, वो इससे अलग था। कितने देश इसमें भाग लिए, कितने देश इसमें भाग लिए, और कितने देश यहां पर। आप देखिए दुनिया भर में क्या चल रहा है, रूस और यूक्रेन की जंग, यानी कि जो पोलैंड है, बेलारूस है, आसपास के जो देश हैं वो भी अफेक्टेड हैं इसके अंदर। यहां पर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका सुपर शक्ति हैं, तो ठीक है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तनाव अच्छे नहीं है, अभी ऑप्शन चल रही रहा है, अभी खत्म नहीं हो रहा है। चीन और ताइवान के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, तनाव चल रहा है। अब दुनिया भर में तनाव चल रहा है, तो क्या पता, किसको क्या पता, क्या यही तीसरा विश्व युद्ध हो, हम एहसास ना कर पा रहे हो, क्या पता यही एक घंटी हो, ऑलरेडी शायद शुरू हो चुका होगा जी, क्या पता। बिल्कुल ठीक है, रुक करूंगा दोबारा पर। डॉक्टर अभिषेक सर, एक चीज को और समझेंगे, आखिर ये युद्ध वाकई में तीसरे महायुद्ध की ओर जा रहा है? मिडिल ईस्ट के अंदर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और वहीं पे अगर बात की जाए बाकी देशों की, तो उनका कोई जवाबी कार्रवाई नहीं आई है, वो अमेरिका पर ही डिपेंड करते हैं। देखिए, जैसी बात डॉक्टर साहब ने कही, मैं उसमें थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि हम पैटर्न देखते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, हमें पता है उस समय अगर हमला किया जाए, जैसे अभी इस समय कुछ समय के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आ गई है चाइना के पास, कि अगर वो चाहे तो ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ताइवान अपने आप में कुछ नहीं है, वो भी प्रोटेक्टरेट अमेरिका की ही है। अमेरिका ही ने गारंटी ली हुई है उसकी सुरक्षा की, तभी वो इतने ज्यादा बोलते हैं। 7 दिन से लगातार चाइनीज फाइटर प्लेन्स जो हैं ताइवान के ऊपर से सोटी कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये हम सिग्नल्स देख रहे हैं, हो या ना हो, पर अगर ये होता है तो चाइना भी युद्ध में कूद गया, वहां पे एक वॉर सिनेरियो शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों आपस में उलझे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। मतलब पाकिस्तान ने यहां तक इल्जाम लगा दिया है वहां के फिलहाल के शासकों के कि वो भारत के टट्टू हैं, भारत के पैसे पे भारत की कॉलोनी बन गए हैं। जबकि ये लोग जब सत्ता में आए थे, आपको याद होगा कि किस तरीके से जश्न मनाया था पाकिस्तानियों ने, जा जाके वहां के जो सीनियर मोस्ट आर्मी के जनरल्स थे वो वहां जाके चाय पी के आए थे। जब ये तालिबानी वापस आए थे, बहुत जश्न मनाया था। आज की तारीख में वो भारत के फेवर की बात बोलते हैं, मैं कहता हूं सही बात कहते हो, तो पाकिस्तान को बहुत दुख होता है। अब जो काम वो पाकिस्तान तालिबानियों के साथ कर रहा है, कोलेटरल डैमेज वहां पे भी हो रहा है, वहां पे भी औरतें बच्चे मरे हैं। बिल्कुल। अफगानिस्तान में अगर इंडिया इस तरीके का कोई एक्शन ले, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा भारत के में दोबारा से हो जिसके रिटेलिएशन में अगर भारत भी एयर स्ट्राइक्स इस बार लंबे स्तर की कर दे, और जैसा कि अमित शाह जी ने एक बार संसद में कहा भी था कि हमारा तो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, तो कांग्रेस ने पूछा कैसे लगता है, कहते हैं पीओजे के जो पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर है, क्या उसे आप अपना हिस्सा नहीं मानते? वाकई में वो बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। और इंडिया के लिए इकोनॉमिकली, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर होना बहुत फायदे का है। अफगानिस्तान आज की तारीख में हमसे बहुत सारी चीजें लेता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है।
ये पाकिस्तान से जो नहीं जाने का जो रास्ता पाकिस्तान नहीं देता है, हमें टोल बहुत ज्यादा मांगता है और आजकल जाने नहीं देता है, तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान है अफगानियों को भी और हमें भी। तो अगर भारत हमला करता है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसे विश्व युद्ध ही तो कहा जाएगा ठीक है सर। भाई। चारों पांचों कॉन्टिनेंट जो हैं वो सभी इस बिल्कुल समय कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बातें तो काफी अहम है, पर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मैं ये एक रिएक्शन ले लेता हूँ मेजर सर से। सर, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आने वाले समय में हम ये चीजें देख सकते हैं? अगर होती हैं तो ये जी किस तरह रहेंगी? जी सर। जी बिल्कुल, मैं इलावा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, इतने फ्रंट पे वॉर खुले हुए हैं, इतना तनाव हो रहा है और ये सही मौका है चीन के लिए असल में, अगर ताइवान पे हमला करने वाला था और ये हमने अनुमान लगा चुके थे बहुत पहले। अब बताइए, 7 लड़ाकू विमान ऑलरेडी ताइवान के ऊपर से दिखे, वहां पर दिखे। अक्सर उनकी एयर स्पेस भी वायलेट होती है। तो ये अक्सर ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये विश्व युद्ध नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, या अब तो होने वाला है। ईरान जो है ना, ये इजराइल जो है, इजराइल बिल्कुल भी नहीं झिझकेगी अपने परमाणु हथियार खोलने में, क्योंकि इजराइल को अगर सर्वाइवल की बात आ गई, उनको वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़े, कुछ भी कर देगा वो, किसी भी हद तक जा जाएगा वो बल्कि नागरिकता देने के लिए, अगर आप जू में कन्वर्ट होते हैं और नागरिकता चाहिए आपको, फट से आपको मिल जाएगी। आप ट्राई करके देखिए। आप हिंदुस्तान से कई लोग गए, मणिपुर से कई लोग गए, कुकी ट्राइब से कई लोग गए, जो लॉस्ट ट्राइब जो कहते हैं, बहुत लोग इसराइल के अंदर सेटल्ड हैं काफी टाइम, सदियों से। क्योंकि इसराइल हमेशा देखता है कि उसकी सर्वाइवल, उनकी नफरी, उनके कैसे लोग, तभी तो इसराइल बहुत सीरियस लेता है कि अपनी कैजुअलिटी भी ठीक है, हम दिखाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। स्कूल हो, अस्पताल हो, मासूम मजलूम हो, बच्चे हो, खवातीन हो, हम दमादम हमले करेंगे। हमको हमस का खात्मा करना है, हम चाहे कुछ भी हो जाए। एक हमस का लड़ाका और अगर 100 भी सिविल मर जाए कोलाटरल डैमेज, कोई बात है, मंजूर है। तो इसराइल ऐसा है। तो इसराइल की तरफ से, और इसराइल एक कांटा है मुस्लिम मुल्कों के लिए वहां पर। तो जो ईरान ने हमले करे हैं कुवैत पे, बहरीन में, कतर पे, देखिए पिछले साल भी ना, जब सितंबर के महीने में 9 सितंबर में इसराइल ने कतर की राजधानी दोहा पे हमला किया, जब एक पीस टॉक की मीटिंग होने वाली थी, सीजफायर की मीटिंग होने वाली थी हमास के साथ। तो हमास को तो कुछ नहीं हुआ, उनकी लीडरशिप को कुछ नहीं हुआ। एक कतारी सिक्योरिटी पर्सनल जरूर मारा गया इसमें, और नुकसान भी हुआ, कई घायल हो गए, और भी सिविलियन मारे गए इसके अंदर। तब तो कतर ने जवाबी कार्रवाई नहीं करी थी। और यूएन, सबसे बेस्ट यूएन क्या कर सकता है, वो निंदा कर सकता है। जी तो सर। यूएन ने निंदा करी थी। तो बेसिकली मैंने ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तब जवाबी कार्रवाई नहीं हुई मुस्लिम मुल्कों की तरफ से इसराइल के ऊपर। अभी ईरान, वो समझ गए हैं कि केवल ईरान निशाना बना रहा है अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे। हाँ, कोलैटरल डैमेज हो सकता है, जैसे कि आज भी सुनने में आया है कि 2 कुवैती फौजी मारे गए इसके अंदर। तो बहुत दुख की बात है। देखिए, जब कोई बेकसूर, निर्दोष, जब कोई लाचार मजलूम मारा जाता है तो बहुत दुख होता है। और एक फौजी आदमी होने के नाते मैं आपको कह सकता हूँ कि जंग सबसे खराब चीज है, दुनिया की सबसे खराब चीज जंग है। हम मर मिटने को तैयार हैं एज फौजी, बिल्कुल। अगर जान देनी पड़े, हम खुशी खुशी हंसते हंसते भी जान निछावर कर देंगे। और हमारा मुद्दा ये नहीं है कि अपने वतन के लिए जान दें, हमारा मुद्दा ये है कि दुश्मन की जान लें उसके वतन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर देनी पड़े, हम देने को तैयार है। लेकिन एट द सेम टाइम, मैंने ना अपने, साहिल भाई, अपनी बाहों में अपने साथियों को खोते हुए देखा है। मैंने गोलियां मेरे कान से उड़ी हुई है, मैंने वो एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैंने सबसे मुश्किल काम मैंने क्या क्या फौज में पता है, सबसे मुश्किल काम मैंने ये नहीं करा कि जब मैंने गोलियां देखी या बमबारी देखी। सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया है जब मैं किसी के घर पे फोन लगाया करता था और बोलता था कि आपका बेटा, आपका पिता, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, माफ करना मेरे को। तो वो जो रिएक्शन होते थे उस फोन के उस तरफ, जो चीख पुकारे होती थी, वो आज भी मैं अगर याद करता हूँ तो मेरी नींद उड़ जाती है रात को। जी सर, मेरे को बिल्कुल अभी, सही बात है सर। और बिल्कुल। अभी भी वो रिएक्शन सुन के, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं अभी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसके बारे में। तो ये जंग जो होती है, इतनी खराब चीज होती है। इकोनॉमी दुनिया की, मतलब इकोनॉमी पीछे ले जाती है, आपके मुल्क की भी नहीं और दुनिया भर की भी। तो बेसिकली ये जंग को, छोटे छोटे बिलबिलाते बच्चे इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। बिल्कुल, जिसके विदेश मामले के जानकार साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ये लंबा होते हुए देख रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी इसको लंबा होते हुए देख रहा हूँ। इसको कैसे भी करके, जितनी भी जंगें हैं दुनिया भर की, डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने बड़े बयानबाज हैं, इतने बड़े फेंकू हैं, उन्हें बोला कि अगर मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो जंग रुकवा दूंगा। अरे भैया, क्या जंग रुकवाई आपने?
आप बोलते हैं कि मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं 7 महीने में, किसी ने मेरे को नोबेल पीस प्राइज के लिए अब तक सोचा नहीं। किस लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए आपको, है भाई? एक मैं लाइटर साइड पे बहुत गंभीर हो गया मामला, ये कहता हूँ कि जब नोबेल पीस प्राइज का डिक्लेरेशन हो रहा था तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा अगर मेरे को नोबेल पीस प्राइज, ये मजाक में बोल रहा हूँ बाय द वे, जी अगर मेरे को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है तो मैं दुनिया में धूम मचा दूंगा। तो जो जूरी थी उन्हें बोला मारिया मचादो, और वहां पे मारिया मचादो का नाम होता है। फिर सबने अनुमान लगाया कि मारिया मचादो को कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सत्ता पलट नहीं हो पाई वहां पे वेनेजुएला के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मनमानी है। वो क्या कर रहे हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि हम अमेरिका की तरफ से बयान आता है कि हम 30 दिन की मोहलत और दे रहे हैं हिंदुस्तान को, अलाउ करते हैं, अलाउ परमिट जी सर, हमें, बिल्कुल। जो हम ऑलरेडी रूस से हम तेल ले रहे हैं बाय द वे। भाई इट्स लाइक मी सेइंग मैं आज सूरज को इजाजत दे रहा हूं कि आज सूरज उगेगा, उगेगा, है कल क्या नहीं उगेगा, जी। कल नहीं उगेगा। ठीक है सर, मैं एक आखिरी कमेंट ले लेता हूँ डॉक्टर विशेष से। अच्छा सर, आप अब आने वाले समय के अंदर प्रॉक्सीज जो हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने की हैं लेबनान के ऊपर, कल भी परसों भी। देखिए, ये जैसे हमने डिस्कस किया था, अमेरिका और इजराइल के लिए भी कोई आसान नहीं होने वाला है। ईरान जो है वो इतना छोटा देश नहीं है जितना छोटा समझ के वो कूद पड़े हैं। जी सर। ईरान की जो जो प्रॉक्सीज हैं, दे आर नॉट जस्ट आइडियोलॉजिकली वेरी मोटिवेटेड, दे आर वेरी गुड सोल्जर्स ऑल्सो। दे आर आई हैव ऑल्सो, हमारे भी परिवार में मेरी भी डिफेंस की बैकग्राउंड है, तो मेरे भी कुछ रहे हैं रिश्तेदार जो गए हैं जॉइंट एक्सरसाइजेस में, वहां के लोगों से, वहां के आर्मी अफसर से मिले हैं। तो जिस तरीके से ईरान ने पूरी की पूरे इलाके को इस समय हिला के रख दिया है, पूरे के पूरे उसके पड़ोसी देश इस समय टेंशन में है कि अमेरिका के साथ खड़े रहे, क्योंकि अमेरिका के साथ वो चिल्ला रहे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम तुम्हारी प्रोटेक्टरेट है। परंतु वो सब वहां पे नहीं हो रहा है। उनकी जो सत्ता है, जो वहां पे उनका राज है, चाहे अमीरों का, ये जो अमराती है इनको उठा लीजिए, कतरे को उठा लीजिए, ये सब केवल अमेरिका के को पेट्रो डॉलर जो इनके समझौते हैं, केवल उसकी वजह से वहां पे राजा बने बैठे हैं। अगर वो अपने लोगों को ये बोल रखा है उन्होंने कि तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड आज की तारीख में यूरोप से बेहतर है, पर अगर ये युद्ध की उसी की चपेट में वो मुल्क आ जाते हैं, तो उसके बाद जो वहां के लोग हैं बाकी, वो इस जो वहां के करंट रिजीम्स हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वहां उनके खिलाफ ही आंदोलन शुरू हो जाए या कुछ चीजें देखी जाए। जैसे हम एक ब्रिगेडियर साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था इट कुड, जैसा कि अगर विश्व युद्ध होता है तो कुछ लाइंस रीड्रॉ तो जरूर होंगी, क्योंकि ये जो लाइंस करंटली हम देख रहे हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की लाइंस हैं। अब अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो लाइंस रीड्रॉ जरूर होंगी। मिडिल ईस्ट के लिए बहुत इस समय बहुत चिंता का विषय है वहां के लोगों के लिए, और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन वहां पे होते जा रही है। जी सर, बिल्कुल। ये तो आने वाला समय अब बताएगा। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अहलावत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां सैन्य हमलों के साथ साथ रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तेल भंडार और ऊर्जा ढांचे पर हमले इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अब आर्थिक और ऊर्जा युद्ध का रूप भी ले सकता है। दूसरी ओर ईरान की जवाबी कार्रवाई और खाड़ी देशों में बढ़ते हमले इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जंग जल्द खत्म होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक लंबे और व्यापक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।